स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। चैप्टर नंबर 3, कक्षा 6, न्यू NCERT 2025 आज हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज हम आहार के बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले एक प्यारे से संस्कृत के श्लोक से इस चैप्टर की शुरुआत है। कौन रुक कौन रुक कौन रुक हित भुक मित भुक ऋतु भुक। मतलब कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेते हैं, निरोगी है। मतलब रोग किस व्यक्ति में कम आएंगे, समय पर और पौष्टिक आहार, उचित आहार जो व्यक्ति लेता है वही निरोगी रहेगा। साथ में व्यायाम तो करने ही पड़ेंगे। आ जाइए करते हैं शुरुआत आज के इससे। आज का विचार है थॉट ऑफ द डे, अनेन जातानि जीवंती। तैत्तिरीय उपनिषद से ये लिया गया है। चलिए, मेधु और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार, अनेन जातानि जीवंती। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेधु को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करें। हम क्या खाते हैं? पहला सवाल आ गया कि हम क्या खाते हैं। देखो, इनके जो सॉल्यूशन है मैं अलग से करवाऊंगा, आप लोगों को अलग से सॉल्यूशन की वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में वहां अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे। अभी जो वीडियो मैं लेकर आया हूं इसके अंदर हम फुल वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलें। हम प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा प्रति सप्ताह खाए गए खाद्य पदार्थों का नाम तालिका में सूचीबद्ध कीजिए। भाई, प्रति सप्ताह में हम क्या क्या खाते हैं? सोमवार को हम क्या खाते हैं, मंगलवार को क्या खाते हैं? खैर भाई, हमारे तो चलता रहता है। हाँ, ये है, रोटी और सब्जी बनती है रोज अपने सब्जी अलग अलग होती है एवरीडे, है ना। एवरीडे का मतलब ये नहीं है कि 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या 2 दिन बाद वापस से वही सब्जी रिपीट होती है, क्योंकि इतनी सब्जियां नहीं है और है तो अवेलेबल नहीं है कि सोमवार को अलग खाएं, मंगलवार को अलग खाएं। ठीक है ना। जैसे सोमवार को दाल रोटी मिल जाती है, फिर मंगलवार को दाल रोटी के साथ मान लीजिए पालक की सब्जी और रोटी मिल जाती है। बुधवार को और ले लीजिए आलू की सब्जी ले लीजिए। फिर गुरुवार को आलू के बाद में कौन आ जाएगा, घिया मान लीजिए। घिया अवेलेबल नहीं है तो भिंडी मान लीजिए। फिर शुक्रवार को और सब्जी चेंज होती है, रोटी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो एवरीडे जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, वो लोग एवरीडे 2-2, 3-3 सब्जियां खाते हैं, साथ में सलाद लेते हैं, साथ ही साथ में फल फूल भी लेते हैं, फल फ्रूट भी लेते हैं। गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में एवरीडे लोग फल फ्रूट नहीं ले सकते, क्योंकि लोग या तो रोज अप डाउन नहीं करते सिटी से, या फिर नॉर्मल से ही अपनी जो कच्ची सब्जियां हैं उनसे ही कभी कभार काम चला लेते हैं। अंकित जानकारी के आधार पर आपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर? काफ़ी पसंद अलग अलग होती है, आपकी पसंद अलग अलग होती है। आपकी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। 1 मिनट।
चलिए आगे चलते हैं। अपने मित्रों द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढिए। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्र द्वारा खाए गए आहार में विभिन्न विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? बिल्कुल। अलग अलग अपने इस देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आहार लिया जाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों के आहार क्रियाकलाप 3.2 आइए खोज करें। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाएं। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। साथ ही अपने मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण अग्र लिखित है। आइए यहाँ पर देखो, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में यहाँ मक्का, गेहूँ, चावल और दालें खाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगते हैं, दालें ज़्यादा उगती हैं। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और पेय पदार्थ है लस्सी, छाछ, दूध और चाय पंजाब के अंदर। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर चावल, रागी, उड़द और नारियल ये उगाए जाते हैं। और खाए क्या जाते हैं? इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम, चावल, छाछ, कॉफ़ी और चाय पी जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होती है। कॉफ़ी मतलब जिसे हम बोलते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में चावल और बांस की सब्जी बनाई जाती है और सोयाबीन की सब्जी ये उगते हैं ना, चावल, बांस और सोयाबीन। अब यहाँ पे मटर, हरे प्याज की तरई और खिरजू और पांग सोई। ठीक है। और दूध, बिना दूध की चाय पी जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पशु कम मिलते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, हर व्यक्ति यहाँ पे पशु नहीं पालते हैं। ठीक है। चावल यहाँ पे देखो, यहाँ एक बांस आया, बांस उगाया जाता है और बांस की सब्जी भी बनाई जाती है। क्या हमारे देश में विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों? ऐसा उस क्षेत्र में अवेलेबल जो चीजें हैं उसी के आधार पर वहाँ का खाना होता है। जैसे हम पंजाब की बात करें तो वहाँ सरसों का साग और मक्का ये सब उगती भी है वहाँ पे, मंदी फसलें भी हैं। और जो चीज़ ज़्यादा होगी वहाँ पर उन्हीं चीज़ों को लोग अपने भोजन में शामिल करेंगे। जैसे अपने राजस्थान में अब सभी लोग सुबह सुबह चाय पीते हैं, आदत पड़ गई, क्योंकि दूध काफ़ी होता है यहाँ पे। ठीक है। ओके, तो जिन राज्यों में जो चीज़ें ज़्यादा होती है उन लोगों को लोग यूज लेते हैं। तालिका 3.2 में एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए और क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाएं। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाए जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां विविध प्रकार की मृदा जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। आगे चलिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों के सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ
पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो केवल किसी विशेष राज्य में खाए जाते हैं। जैसे रोटी की बात करें तो गेहूं की रोटी लगभग हर राज्य के अंदर खाई जाती है, कुछ राज्यों के अंदर ये नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी मैक्सिमम राज्यों में गेहूं की रोटी। और अगर बात करें चावल, तो जहाँ ऐसे राज्य है जहाँ चावल पैदावार ज़्यादा होती है, तो वहाँ लोग चावल को खाद्य के रूप में पारंपरिक रूप से लेते हैं। राजस्थान में चावल रोज नहीं खाते लोग, कोई बार त्योहार पे बना लेते हैं, ठीक है। और यूपी में भी रोज नहीं होता है चावल, जबकि अपने क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, इनके अंदर काफ़ी मात्रा में चावल लेते हैं, है ना। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसल के मध्य क्या संबंध पाते हैं। आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहां उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार, जलवायु परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न फसलें उगाई जाती है। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्ति क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। आगे आ गया है अपना 3.1.2, मतलब समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित होती है। समय के साथ, जैसे स्टार्टिंग में आदि मानव था तो क्या करता था, वो जानवरों को पकड़ता था, उनको कच्चा ही खाता था मार के। फिर धीरे धीरे उनको सेक के खाने लगा, फिर धीरे धीरे उसने उसको सेक के, भून के और बढ़िया सी उसको सलाद वो डाल के, मसाला वसाला डाल के खाने लगा। धीरे धीरे फसलें उगाने लगा। फिर पहले तो फसलों को यूं ही खाता था, फिर उसको पका के खाने लगा। तो मतलब जैसे जैसे वैज्ञानिक तरीके बढ़ते जा रहे हैं, लोग जो भोजन है उसकी पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित करते जा रहे हैं। आपने सीखा है कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं। क्या आप समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है? आइए पारंपरिक चर्चा करें। तो अपने पास देखो, अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित है। किस प्रकार का खाना आप अपने अभी भी खाते हैं? क्या नया खाने लगे हैं? नहीं भाई, अपने यहाँ तो कोई नया खाने नहीं लगे हैं। पहले पहले भी दाल रोटी, मतलब दाल रोटी और उसके साथ सब्जी खाई जाती थी, और अभी भी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है ना। हाँ कि कुछ लोग पिज्ज़ा बर्गर ये खाते हैं बच्चे, लेकिन हमारे परिवार में तो भाई ऐसा नहीं होता। हम बाहर की बच्चों को कुछ बिस्कुट के अलावा कुछ चीज़ें लाते ही नहीं हैं। बाहर जाते हैं मार्केट में तो खाने के लिए जैसे फल फ्रूट हो गया वो लेकर आते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, एवरीडे नहीं, क्योंकि मार्केट थोड़ा दूर है यहाँ से। बट ये जो मार्केट में आने वाले दुकान पर जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो हम बच्चों को बिल्कुल भी खाने नहीं देते हैं, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनसे काफ़ी बच्चों की आत्मा खराब हो रखी है, बीच की जो नलियाँ हैं वो खराब हो जा रही है पेट की, ठीक है। तो इसीलिए आगे आगे देखो, पारंपरिक चूल्हा, जैसे आधुनिक गैस चूल्हा ये है, ठीक है, और पारंपरिक चूल्हा ये है। हमारा देश काफ़ी अभी विकासशील है, विकसित नहीं है अपना देश। भारत अभी विकसित नहीं है, विकासशील है। अब विकासशील है तो इसका मतलब है कि नई नई चीज़ें आएंगी, विकसित होंगी तो, ठीक है। सिटी में तो लगभग सभी लोग अब गैस चूल्हों पर अपना खाना तैयार करने लग गए हैं, लेकिन गाँव में अभी भी, मतलब 99.99% माने 99% से भी ज़्यादा लोग अभी भी चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं, क्योंकि उनको चूल्हे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आटा की बात करें तो आजकल जो आटा पीसते हैं वो सिलवट्टे पर बिल्कुल नहीं पीसते आटा। कहाँ पीसते हैं? आजकल ग्राइंडर आ गए, मतलब बड़ी बड़ी चक्कियाँ आ गई, उनसे आटा पीसते हैं। हर घर के अंदर लगभग चक्की लगा रखी है। मसाला की बात करें तो मसाला भी सिलवट्टे पर मैक्सिमम लोग अभी भी गाँव के अंदर लगभग 80% से भी ज़्यादा लोग गाँव सिलवट्टे पर ही पीस के खाते हैं, ठीक है ना। जो चटनी है वो
जबकि सिटी के अंदर लोग क्या है, ग्राइंडर यूज लेते हैं, इसके अंदर स्वाद ही गायब हो जाता है। आइए चलते हैं। आपके द्वारा लिए गए शस्त्रकारों से क्या पता हुआ? भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं। पहले समय में पत्थर के सिलपट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, जिसे हम मिक्सी भी कहते हैं अपने गांव के अंदर, मिक्सी, ठीक है ना, विद्युत चालित पिसाई का उपयोग किया जाता है। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाएं और समय के साथ पाक पद्धतियों परिवर्तित हो रही है। पाक का मतलब होता है पकाने की जो पद्धतियां हैं वो क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। पकाने की पद्धतियां क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। आगे आइए, परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। भोजन के घटक क्या है? भोजन के घटक क्या है? देखो, हम भोजन खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है भोजन में। अब क्या क्या हो सकता है, जरा थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इधर अपन। ठीक है, देखो, अपन जो भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या क्या घटक होगा। अगर हम देखें तो उसमें प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। अभी लिखने में थोड़ी दिक्कत है। प्रोटीन होगा, हम भोजन खाते हैं उसके अंदर हम वसा भी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? वसा। वसा जो तेल वगैरह है, प्रोटीन, वसा, फाइबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? फाइबर हो गया। फाइबर के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मिनरल्स हो गए, जिसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है ना, खनिज खनिज तत्व अभी हम रोज खाने के अंदर लेते हैं। ओके, तो काफ़ी सारे, आइए इनके बारे में हम जानेंगे। मेधु और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है कि स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन। मानी अगर हम आहार अच्छा लेंगे तो जीवन भी अपना क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। हम जीवन स्वस्थ तरीके से जी पाएंगे। ठीक है, और अगर हम सही प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो मतलब बीमार पड़। स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, हेल्थ, ईट हेल्दी और लाइव हेल्दी। ठीक है, अगर हम अच्छा खाएंगे तो अच्छे तरीके से रहेंगे और अच्छी तरीके से क्या होगा? खाना रहेगा। ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अलग अलग प्रकार के लोग खाना बना रहे हैं। राजस्थानी आहार है, गुजराती आहार है, असमिया आहार है। ठीक है, तो सभी लोग क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। अब राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान का आहार तो खाना पसंद करेगा नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि वो चेक करेगा, देखो गुजरात में कैसा बनता है, असम में कैसा बनता है, क्योंकि राजस्थान का खाना तो रोज ही खाते हैं हम। ठीक है, हाँ, कोई असम का है तो वो बाहर के खाना खाएगा। ठीक है ना, क्योंकि चेक करेंगे कि वहाँ का खाना कैसे बनता है, वहाँ का खाना कैसा है, अच्छा है या कुछ और उसके अंदर क्या क्या कैसा अनुभव फील करेगा। आगे आ गए, इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न भिन्न भिन्न स्टॉल है और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता, ठीक है, नाम भी डॉक्टर का क्या रखा है? डॉक्टर पोषिता, विद्यार्थियों को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। अगर हम स्वस्थ हैं तो बिल्कुल परम। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव फील होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ठीक है, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं, उसकी
जो मसल्स हैं उसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो अगर वो लेगा तो उसको क्या होगा? तुरंत एनर्जी मिलती है ग्लूकोज युक्त भोजन से, है ना, क्योंकि ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, ये तुरंत उसको क्या दे देता है? एनर्जी देता है। इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, तो जैसे क्रिकेट खेलने वाले हो गए, ये भी ऐसा ही करते हैं, तुरंत क्या ले लेते हैं? एनर्जी के लिए ग्लूकोज पी लेते हैं, तो इनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये सीधे ही अपने कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है, और ब्लड से प्रत्येक कोशिका तक जाती है, और कोशिका से कोशिका में क्या होता है? दहन होता है। आइए और हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा आगे। अपने पास देखो काफ़ी सारे, देखो बाजरा हो गया, इसके अंदर अपने को क्या मिलती है? कैल्शियम मिलता है। ये अपने ये मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनके अंदर सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। शकरकंद हो गया, इसका आलू हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, आम हो गया, ये सब जो है इनमें तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है भाई? तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट ही क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और वो हमें बॉडी के अंदर एनर्जी देता है। आइए करते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में भोजन के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में भी होता है, मक्का, साग, भाजी जैसे आलू, शकरकंद और अन्य अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, माने ग्लूकोज पाया जाता है, और ग्लूकोज ही किस कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है? हाँ बिल्कुल, ग्लूकोज ही है। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हमें लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि लड्डू के अंदर काफ़ी मात्रा में क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, ये देखो लड्डू बनाए गए हैं, है ना, अभी हमने भी बनाए थे मैडम के लिए लड्डू। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी सारे चीज जैसे घी डाला गया था, गुड़ डाला गया था, और इसमें काली मिर्च डाली गई थी, और ड्राई फ्रूट्स डाले गए थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है? एनर्जी मिलती है, और कुछ औषधियाँ भी इसमें डाली गई थी। आगे आ गया, लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन हो सकता है, आटा हो सकता है। ठीक है, या तो आप बेसन का लड्डू बनाएंगे, या फिर किसका बनाएंगे? आटे का लड्डू बनाएंगे। अब आटे में अपन आटा किस का ले सकते हैं? अपन देखो अपने यहाँ पर तो गेहूं का आटा का लड्डू बनाते हैं, या फिर कौन से आटे का? यह जो होता है ना अपना मूंग का आटा का भी लड्डू बनते हैं। घी भी डालेंगे, गुड़ भी डालेंगे, चीनी नहीं डालनी चाहिए अपने ना, चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, चीनी नहीं डालनी चाहिए। गोंद भी डालते हैं ना, अब गोंद भी देखो कई प्रकार का होता है, बबूल का गोंद हो गया, ठीक है, एक लाल गोंद आता है जिसे छीले का गोंद भी कहते हैं, तो वो काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, अनेक प्रकार के मेवे भी डाले जाते हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के रूप में रखा जाता है, जिसे वसा कहते हैं, है ना। माने अगर हम घी डालेंगे तो घी किसका काम करेगी? वसा का काम करेगी, एनर्जी देगी। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। देखो वसा पादपों से भी मिलती है और जंतुओं से भी अपने को वसा मिलती है। आ जाओ देखो कि वसा कहाँ कहाँ से मिलती है। देखो वसा जो मिलती है मूंगफली के तेल से मिलती है, अखरोट से भी वसा मिलती है, बादाम से भी मिलती है ना। मेवे और कद्दू, सूरजमुखी एवं सरसों के बीज से भी वसा मिलती है। देखो कद्दू का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन ये जो सूरजमुखी है ना, कद्दू के बीज से हो सकता है, सूरजमुखी के बीज से भी वसा मिलती है, सरसों के से भी मिलती है, तिल का तेल भी होता है ना, सोयाबीन का तेल भी होता है, इससे भी वसा मिलती है। सोयाबीन होता है ना, उसका तेल देखो ये रहा। दही, बादाम और बादाम का तेल दोनों निकाल सकते हैं। काजू में तेल शायद मुश्किल निकलते हैं, है ना। तिल और तिल का तेल दोनों काम में आते हैं, वसा होती है। सोयाबीन और सोयाबीन का तेल दोनों है, मूंगफली में भी निकलती है, अखरोट के अंदर भी वसा निकलती है, सूरजमुखी के जो बीज है उनके अंदर भी ऑयल निकलता है। ये प्रोटीन के आहार हैं। पिस्ता के अंदर भी निकलता है,
और मक्खन के अंदर तो है कच्चा, ठीक है। घी, नारियल का तेल भी हो गया, सोयाबीन का हो गया, सरसों का हो गया, सूरजमुखी का हो गया, इन सब के अंदर वसा मिलती है। ये सभी वसा के समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। अगर आप इन्हें खाओगे तो फुल आपको एनर्जी मिलेगी। इनमें प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है। अब आगे आ गया अपने पास कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियों करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों क्या प्रदान करती है, अपने को ऊर्जा प्रदान करती है। इस कारण इन्हें हम ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया है। प्यारे दोस्तों, आ जाओ चलते हैं आगे और समझते हैं। अपने पास ये हो गया सफेद भालू, जिसे ध्रुवीय भालू कहते हैं। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उसकी महीनों लंबी नींद की अवधि मानी शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने के लिए सहायक होती है। मतलब देखो, जो ध्रुवीय भालू होते हैं, जहां पर ध्रुवों पे, जैसे उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, इन पर जब बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, ध्रुव वो पड़ती है, क्या बोलते हैं, बर्फ पड़ती है। ऐसी कंडीशन में ये बाहर अपना खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं। मछलियाँ खाने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, जीवों को खाने के लिए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि ये मर जाएंगे, इतना वहाँ पे बर्फ गिरती है। तो ये क्या करते हैं, ऐसी जगह जाके छिप जाते हैं जहाँ पे गर्मी हो, ठीक है ना। मानिए गर्मी, ऐसी केव बनाते हैं बर्फ के अंदर ही, और इसके जो बाल है ये किसका काम करते हैं, इसे सर्दी से बचाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके बाल भी बड़े बड़े होते हैं ध्रुवीय बालों के। और जैसे ही ये वो बर्फ पड़ना कम हो जाती है, फिर ये बाहर निकलते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जब तक बर्फ पड़ती रहती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तब तक ये आराम से बस सोते रहते हैं। 3-4 महीने तक क्या करते रहते हैं, 3-4 महीने तक सोते ही रहते हैं। आइए कर चलते हैं आगे और प्रोटीन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब तो हमने सबसे पहले वसा के बारे में जाना। वसा से पहले हमने किसके बारे में जाना था, ग्लूकोज के बारे में। अब चलते हैं प्रोटीन, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिले, प्रोटीन मिले। मतलब मसल्स, जैसे जितनी भी दाल हैं, जितनी भी अपने पास दालें हैं, उनसे क्या मिलता है, जैसे मूंग की दाल है तो मूंग की दाल से प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन से कोशिकाओं में वृद्धि होती है। चना से भी फाइबर मिलते हैं, ठीक है, इसमें अपना लोहा भी होता है। मटर के दाने के अंदर भी फाइबर मिलेगा और इससे हमें प्रोटीन मिलेगी। आहार की दाल में भी मिलेगा, ठीक है। सोयाबीन से तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलती है, इससे हमें फैट भी मिलता है। राजमा से प्रोटीन मिलती है। और प्रोटीन कहाँ मिलेगी, मुर्गे का मांस, मुर्गे का जो मांस होता है उसमें मिलेगी, ठीक है। मछली और मछली के तेल में, दोनों में क्या होती है, प्रोटीन भी होती है मछली में, और वसा भी होती है। दूध के अंदर भी खूब मात्रा में प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है। पनीर के अंदर वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है। अंडे के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा कम होती है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं, ये प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। जिन बच्चों को प्रोटीन की मात्रा कम रहती है उनके शरीर में, उनको क्वाशियोर वर्कर नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें उस व्यक्ति में हड्डियां निकल जाती है और पेट फूल जाता है, ठीक है। हड्डियां बहुत दिखने लग जाती है और पेट फूल जाता है, ठीक है। मतलब वो कुपोषण के कारण ऐसा हो पाता है। आइए चलते हैं आगे और जानते हैं। अब अपने पास देखो आ गया है मशरूम। क्या आ गया है, मशरूम। मशरूम क्या काम आता है, आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मानी बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है। क्या आपने अपने शतरक माने मशरूम देखे हैं, ये अधिकतर अंधेरे में नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मानी मशरूम के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, और प्रोटीन खाओगे तो भाई साहब फुल मौज हो जाएगी। क्या मौज हो जाएगी, फुल मौज हो जाएगी। चलिए पहुंचते हैं वापस से अपने अगले वाले पेज पर।
जो लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं वो लोग प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रोटीन के पाउडर लेते हैं, ठीक है, ओके, सप्लीमेंट्स लेते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो प्रोटीन का पाउडर नहीं लेते हैं, ठीक है ना। आगे आ गया है कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग सब्जी और पादप पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है। आइए निम्नलिखित अध्ययन को पढ़कर कुछ खाद्य घटकों का महत्व समझे। देखो, अगर हम खाद्य घटक खा रहे हैं, खाद्य का मतलब है कि ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, कौन सी चीज़ें, जो कच्ची चीज़ें जैसे फल हो गया, इनसे हमें मिलती है विटामिन। क्या मिलती है? विटामिन मिलती है। क्या मिलती है इनसे हमें? विटामिन, ठीक है ना, विटामिन, विटामिन मिलती है। और विटामिन अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। विटामिन हमें कुछ मात्रा में रोज चाहिए होती है। आइए करते हैं इसका अध्ययन। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। सन 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लीडन ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया है वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना, उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। कौन से रोग के लक्षण है? स्कर्वी रोग के लक्षण है। कौन से रोग के लक्षण है? स्कर्वी रोग के लक्षण है। स्कर्वी जो रोग है मतलब एक तरीके से पायरिया हो जाना, है ना, दांतों के अंदर से ब्लड आना, दांतों के अंदर से क्या आना? ब्लड आना, एक तरीके से पायरिया के क्या है? लक्षण है। पायरिया के क्या है? लक्षण है। आइए चलते हैं। विटामिन सी की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें नींबू और संतरे में। आइए अध्याय 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? ठीक है, माने नींबू और संतरा स्कर्वी के उपचार में सहायक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। माने विटामिन सी की कमी आ जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और इस जो विटामिन सी है खट्टे फलों के अंदर मिलता है। खट्टे फलों के अंदर मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया आदि के अंदर ये पाया जाता है। इस रोग को दूर करने में सहायक है। माने ये जो रोग है इस रोग को दूर करने में ये सहायक है। आइए करते हैं अध्याय 2। माने अध्याय 2 में सन 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानों इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। भारत सरकार ने मापदंडों के आधार पर सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिसे आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे। इनके परिणाम स्वरूप स्थायी भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। गर्दन के अगले भाग में सूजन घोंघा नामक रोग का लक्षण है। तो देखो ये हमारे यहाँ एक छोटी सी मैडम बनी हुई है, दीदी बनी हुई है, और इस दीदी के गले के अंदर यहाँ देखो कितना सूजन आ रखा है। ये सूजन इसीलिए आ रखा है कि इनको एक बीमारी है जिसे हम घोंघा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंगा या फिर घोंघा भी कहते हैं ना, या फिर हम कहते हैं घेंगा, ठीक है ना, घेंगा रोग। जो ये घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसी रोग को गलगंड रोग भी कहते हैं, घेंगा रोग भी कहते हैं,
ठीक है ना। और ये आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसकी कमी, आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। ठीक है। और जब आयोडीन की मात्रा आप प्रचुर मात्रा में लेंगे तो ये घोंघा रोग नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे अपने पास है कि इस अध्ययन से आप क्या निष्कर्ष निकाला। आपने समाचार पत्रों और विज्ञापनों के द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिला दिए जाते हैं। वांछित मात्रा में किसके लवण मिला दिए जाते हैं? आयोडीन के लवण मिला दिए जाते हैं। आ जाइए चलते हैं आगे। आगे आ गया है, देखो नमक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मानी समुद्रों का जो पानी होता है ये एक खेत के अंदर क्या कर देते हैं? डाल देते हैं और उसे वेपर होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो वेपर हो जाता है तो उसके अंदर से नमक बच जाता है, माने सोडियम क्लोराइड बच जाता है, पानी उसके अंदर से उड़ जाता है। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? आइए क्रियाकलाप द्वारा सर्वेक्षण करें। माने विभिन्न खाद्य पदार्थों के घटकों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के बारे में अन्य स्रोतों का पता लगाएं। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझे, है ना। इन रोगों के लक्षणों को भी क्या करना है? अपने को समझना है। ठीक है। आइए आपने अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति को चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच की योजना की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ संबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकार की पहचान कीजिए। देखने गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्होंने चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। उन्होंने किससे परामर्श लेने के लिए कहिए? चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। आइए आगे अपने पास देखो विटामिन ए की कमी हो जाए, इसका कार्य क्या क्या है? अगर कमी हो गई तो रोग क्या क्या हो सकते हैं? कार्य है कि ये आँखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ए ये कहाँ से मिलता है? ये पपीता से मिलता है, गाजर से मिलता है, आम से मिलता है और दूध से मिलता है। पपीता, गाजर, आम और दूध से विटामिन ए मिलता है। आगे आ गया विटामिन का ह्रास या क्षति। माने विटामिन की कमी आ जाए या ह्रास आ जाए तो अगर विटामिन की कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा? दृष्टि का ह्रास हो जाएगा।
दृष्टि की क्षति हो जाएगी, माने कम दिखने लग जाएगा। जिन लोगों में विटामिन की कमी होती है उनको दिखाई देने कम लग जाता है। अब लक्षण क्या क्या है? दुर्बल दृष्टि मानी कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, ठीक है, रतौंधी रोग हो जाना, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना, ये सब इसी के क्या हैं? लक्षण हैं। अब आगे भी और भी अपने पास विटामिन आएंगे। अब विटामिन ए के बाद में है विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी के काफी सारे भाग है, इसलिए विटामिन बी1, ठीक है। विटामिन बी1 हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय को, हृदय मानी हार्ट को, ठीक है, दिल को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्यों करने में सहायता करता है। अब विटामिन बी1 कहाँ से मिलेगा? देखो, जो फलियां खानी चाहिए अपने को, फलियां होती है ना, ये कच्ची फलियां आती है, उनसे सब्जी मेवे खाने चाहिए, संपूर्ण अनाज जो है वो खाना चाहिए, ठीक है, और हाँ, बीज वाली सब्जी खानी चाहिए, दूध से बने पदार्थ खाने चाहिए, ठीक है, इससे अपना जो हार्ट है वो सही काम करेगा। अगर विटामिन बी1 की कमी आ जाए, जिसे हम थायमिन कहते हैं, इससे क्या होगा? बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी रोग हो जाएगा। बेरी रोग क्या होता है? सूजन, क्या? सूजन आ जाना, हाथों और पैरों में जलन होना, हाथ और पैरों में क्या होना? जलन होना। अगर विटामिन बी1 की कमी है तो हाथ पैरों में सूजन आ जाएगा, हाथ पैरों में जलन होना हो जाएगा, झंझनाट और सांस लेने में दिक्कत होगी, झंझनाट होगी और सांस लेने में क्या होगी? दिक्कत होगी, ठीक है। आगे आ गया अपने पास विटामिन सी, मानी शरीर को रोगों से बचाता है। ये काफ़ी सारे रोगों से विटामिन सी अपने को बचाता है। कहाँ कहाँ मिलता है अपने को? आंवला में, अमरूद में, हरी मिर्च के अंदर भी मिलता है, संतरा में भी मिलता है, नींबू के अंदर भी मिलता है, ठीक है। अगर विटामिन सी की कमी आ जाए, स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग का मतलब है मसूड़ों में से खून आना, दांतों में कमजोरी आना, साथ में त्वचा का फट जाना, माने मसूड़ों से खून आना, खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ठीक है, ये सब है। त्वचा फट भी जाती है अगर विटामिन सी की कमी आ गई या विटामिन ई की कमी आ गई तो त्वचा फट भी जाती है। चलिए आ जाए विटामिन डी। विटामिन डी जो है, विटामिन डी अस्थियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अन्वेषण में सहायक है, ठीक है। विटामिन सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगी अपने को? विटामिन सी, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलेगी, दूध से मिलेगी, मक्खन से मिलेगी, मछली खाओ, अंडा खाओ, इससे मिलेगी अपने को। जो लोग मछली अंडा नहीं खा सकते, दूध और मक्खन और सूर्य का प्रकाश लें, ठीक है। रिकेट्स, इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स बीमारी हो जाती है। अब इसमें क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, जो अस्थियों का है मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है, और टूटती है फिर बहुत जल्दी। आगे आ गया कैल्शियम। कैल्शियम हमारे अस्थियों एवं दांतों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। अस्थियां मानी हड्डियों को और दांतों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। अब ये कैल्शियम की कमी से कहाँ कहाँ मिलेंगे कैल्शियम? कैल्शियम मिलेगा दूध में, सोयाबीन के अंदर, सोया दूध हो गया, सोयाबीन मतलब सोया दूध माने जो दूध का होता है ना, सोयाबीन का दूध, उससे, और अपना दही हो गया, और अपना क्या हो गया? चीज हो गया, पनीर हो गया, इनसे मिलता है। क्या हो जाता है? हस्तियां और दंत क्षय हो जाता है, हस्तियां कमजोर हो जाएगी और दांत झड़ने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। विटामिन सी की, विटामिन किसकी? कैल्शियम की कमी आ जाए तो। दुर्बल अस्थियां और दंत क्षय होगा, जैसे मेरे दांत टूट रहे हैं, मतलब मुझे कैल्शियम की कमी है, मुझे दूध पीना चाहिए, ठीक है, तो मैं दूध पीना प्रारंभ करूंगा, भाई मेरे भी दांत खराब होने लग गए हैं। आगे आ गया आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन है शरीर, आयोडीन कहाँ मिलेगा? क्या काम करता है? शरीर और मानसिक क्रियाओं में सहायक करता है, ठीक। कहाँ से मिलेगा? आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, सिंगाड़ा खाना चाहिए, है ना, सिंगाड़ा में भी आयोडीन होता है, समुद्री शैवाल भी खाने चाहिए। फिर आयोडीन की कमी से घोंघा, ग्वाइटर या गलगंड रोग हो जाता है। क्या कहते हैं? घोंघा, ग्वाइटर, और गांव की भाषा में गलगंड रोग हो जाता है, जिसमें गला फूल कर नीचे लटक जाता है, ठीक है। गर्दन के अग्र भाग में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। अब आ गए, ये तो विटामिन हो गए, ये कैल्शियम, ये आयोडीन हो गया था, अब हो गया आयरन, ठीक है। आयरन, अगर हम आयरन नहीं खाएं, जैसे काफ़ी सारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, जिनके गर्भ के अंदर बच्चा होता है, मतलब वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उनके अंदर आयरन की कमी आ जाती है,
आयरन बोले तो लोहा तत्व की, ठीक है, जिसे Fe भी कहते हैं, फेरस भी कहते हैं हम। रक्त का महत्वपूर्ण घटक है आयरन। और कहाँ से मिलेगा? हरे पत्तेदार साग खाओ, चुकंदर खाओ और अनार खाओ। ये नहीं है कि आयरन की कमी आ गई तो एक लोहे की राड उठा के तुम लोग उसको खा जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें हरे पत्तेदार सब्जी खानी है, मतलब पालक खाना है, हरी सब्जियां खानी है, चुकंदर खाना है, अनार खाना है। खून की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी आ जाती है, ठीक है। मतलब एक महिला है तो कम से कम उसमें 12 ब्लड होना चाहिए, है ना। और एक पुरुष है तो उसमें 15 ब्लड से 15 से 16 या 18 तक ब्लड HB होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HB होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो समझो कि उनमें रक्त की कमी है। दुर्बल एवं सांस लेने में कठिनाई, अगर इसमें लोहा तत्व की कमी है तो दुर्बल एवं सांस लेने में क्या आ जाएगी? कठिनाई आ जाएगी। आगे चलते हैं। विटामिन। विटामिन, विटामिन देखो A, B1, C और D, ये विटामिन है। खनिज, खनिज हो गया अपना कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये खनिज है। कैल्शियम भी अपने को पानी से खूब मिल जाता है, ठीक है, ये खनिज तत्व हैं। पानी के साथ साथ अपने को, पानी के साथ साथ अपने को दूध से भी मिलता है। आयोडीन तो अपने को कहाँ से मिलता है? सिंगाड़ा से मिलता है या फिर नमक से मिलता है। आयरन हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, अपने जो लाल कलर वाले जो फ्रूट हो गए उनसे भी मिलता है, ठीक है। तो अब आ जाइए खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं, लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण, खनिजों में कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अपने पास हो गया ये, है ना, ये अपना पपीता है, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, सी भी मिलता है, आम में भी मिलता है अपना, इन सब में विटामिन ए मिलता है फुल मात्रा में, ठीक है। विटामिन ए के साथ साथ और भी चीज़ें मिलती हैं। तो विटामिन ए के ये स्रोत हैं, विटामिन ए के क्या है? ये स्रोत, विटामिन ए इनसे खूब मिलता है, ठीक है। आगे आ गए अपने पास विटामिन B1 के स्रोत। विटामिन B1 के क्या क्या स्रोत हैं? तो विटामिन B1 जो है आपको पनीर खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, चावल, कद्दू के बीज, कद्दू के बीज होने चाहिए और अलसी के बीज होने चाहिए, गेहूँ खाने चाहिए। गेहूँ तो खैर रोज ही खाते हैं, ठीक है, गेहूँ तो खैर हम रोज ही खाते हैं, है ना। चलिए आइए आगे। और क्या है? विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में जानेंगे। तो विटामिन सी कम से कम अपने को और कुछ चीज़ें नहीं मिले तो हम क्या क्या खा सकते हैं, है ना। घर में अपने पास क्या क्या, देखो अपने पास संतरा, चलो मान लीजिए एक पर्टिकुलर मौसम में आता है, अमरूद अभी चल रहे हैं, संतरा भी अभी चल रहे हैं, और टमाटर हर मौसम में चलते हैं तो टमाटर अपने को लेने चाहिए, ठीक है। इनके अंदर विटामिन सी होती है, ऑक्जेलिक एसिड भी होता है इसमें। आंवला तो हर मौसम में लगभग मिल ही जाता है, साल में 2 बार। नींबू हर मौसम में अपने पास अवेलेबल होता है और हरी मिर्च अवेलेबल होती है, ठीक है। आजकल ये सब चीज़ें है ना, लोग मतलब जो बड़े पेड़ों को छोड़कर जो जितने भी खाद्य फसल हैं, क्या बोलते हैं, सब्जियां हैं, वो पॉली हाउस के अंदर लोग उगाते हैं और पॉली हाउस से कृषि करके आराम से किसी भी मौसम को अनुकूल करके वहाँ पे उगा लेते हैं। आ जाइए आगे हम देखते हैं। दूध, दूध ये हो गया, है ना, ये कौन क्या मिलेगा इससे? विटामिन डी। दूध से विटामिन डी, मछली खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए और मशरूम खानी चाहिए और मक्खन खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए। इससे हमें क्या मिलेगा? फुल दूध मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? फुल दूध मिलेगा, ठीक है। आ जाइए चलते हैं आगे। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा, रोगों से सुरक्षा और रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं। विभिन्न शारीरिक और शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। ये जितने भी हमने ऊपर पढ़े हैं सारे के सारे पोषक तत्व हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बिट प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए और प्रोटीन होने चाहिए और खनिज तत्व होना चाहिए। ये सभी अपने को एक पर्टिकुलर मात्रा में, संतुलित मात्रा में मिलेंगे तो हम ठीक रहेंगे। अगर ये हमें संतुलित मात्रा में और पर्टिकुलर मात्रा में नहीं मिलते हैं तो हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं, ठीक है ना, क्योंकि हम हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी होनी
नहीं चाहिए। अब आगे आ गया अपने पास, क्या आ गया है, विटामिन। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। ये अपने को सुरक्षात्मक मानी रोगों से बचाते हैं। ये पोषक हमारे शरीर में रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। विटामिन और किससे भरपूर होते हैं, खनिजों से भरपूर होते हैं। आइए चलते हैं आगे। खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में, देखो खनिज और विटामिन जो है उनकी आवश्यकता अपने शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। और कच्ची और पकी हुई साग सब्जियों को आप क्या अंतर समझते हैं? देखो, कच्ची साग सब्जियों के अंदर विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, पकी हुई में कम होती है। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने वाले साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देते हैं या नरम या कम कुरकुरी हो जाते हैं, हो जाती है? क्या पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन सी कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? हाँ, ये विटामिन सी क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं पकाने पर। इसलिए हम कच्चे फलों को खाकर ही विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग सब्जियों को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, हमें लेना चाहिए। कटी हुई या छिली हुई साग सब्जियां, फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। फिर भी उपयोग से पहले सभी फलों और साग सब्जियों को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है, बिल्कुल अच्छे से धोया जाना बहुत ज़रूरी है। दोनों बहन भाई यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, क्या हमें सभी पोषक तत्व भोजन और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? नहीं, कुछ कुछ प्रकृति से भी मिलते हैं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी और चट्टानों से ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से भी विटामिन डी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। आइए आगे आते हैं। देखो, अपने पास जो फल और साग है, आहार्य रेशे मानी फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहार्य रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहार्य रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहार्य रेशों, जिन्हें हम रुक्षांश कहते हैं, आहार्य रेशों को हम क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं और मल के सुचारू विकास को सुव्यवस्थित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। आगे आ गया, मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उन्हें रेशा युक्त खाने की सलाह दी है। ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो समय से लैट्रिन नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो खाना कम खाते हैं। ठीक है, हाँ, उनको यदि रुक्षांश दिया जाए, रुक्षांश मानी फाइबर वाले दिए जाएं, तो वो आराम से अपने मल को त्याग कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ गए, कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें कुछ सूची बनाएं। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ तथा पौधे से मिलने वाला खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर में को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की
सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से हमें पर्याप्त जल पीना चाहिए। जैसे जैसे ही सुबह उठेंगे तो हम तुरंत हमें ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब आ गए अपने पास वैज्ञानिक जी हैं। वैज्ञानिक का परिचय जानते हैं। कोलुथुर गोपालन, है ना, इनका नाम कोलुथुर गोपालन है। और ये साउथ के होंगे क्योंकि साउथ में ऐसे नाम होते हैं। 1918 से 2019 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लगभग कितने साल जिए? 100 साल के करीब। ये भारत में पोषक अनुसंधान की शुरुआत की इन्होंने। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। 500 से अधिक, कितने? 500 से अधिक भारतीय संदर्भ में उपयुक्त आहार की संस्तुति की उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण के नेतृत्व में, जिन्होंने प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों को व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई, जिनके परिणाम स्वरूप 2002 के मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना PM पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देशभर के करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए चलते हैं, सीखते हैं। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें? आइए जानने में विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। मड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मड, स्टार्च, वसा, प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। तो अपने पास आ गया मड जो स्टार्च होता है उसका परीक्षण कैसे करें। ठीक है, क्योंकि मड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग होता है। आइए चेक करते हैं। मानिए कुछ पदार्थों में खाद्य पदार्थ जैसे आलू हो गया, आलू का टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल या उबले चने या कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल का बुरा डाल लें। इनमें से कोई भी आप लें। ठीक है, आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। अगर आपको परीक्षण करना है तो अन्य खाद्य पदार्थ भी आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हमारे छोटे बहन भाई हैं। इन्होंने क्या लिया है? आलू का टुकड़ा लिया है और आयोडीन लिया है। ठीक है, यहाँ से ये चेक करेंगे कि ये इनके अंदर कितनी मात्रा में है ना। चलिए आइए, प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉप की सहायता से एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालें, है ना। आयोडीन की क्या डालनी है? 2-3 बूंदे डालनी है। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया या यह नीला या काला हो गया। अपने अवलोकन से तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मड की उपस्थिति दर्शाता है। नीला काला जो रंग है किसकी उपस्थिति दर्शाता है? मड की उपस्थिति दर्शाता है, माने कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण। अब वसा के लिए कैसे परीक्षण करें? आइए करते हैं। मड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने खाद्य पदार्थों के परीक्षण किया। उन्होंने छोटी सी मात्रा ली। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग टुकड़े पर रखें। इस बार कागज के टुकड़े पर रखना है। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें, उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। नहीं, यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। कागज को क्या करने दें? सूखने दें। कागज को क्या करने दें भाई? सूखने दें। ठीक है, चले आगे। क्या कागज
पर किसी प्रकार का तेलीय धब्बा बन जाता है। आपके अनुसार इस तेलीय धब्बे के आने का कारण क्या है? मतलब उसमें वसा है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर तेलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली प्रकाश धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें से किन पदार्थों में वसा होती है? ठीक है, किन किन पदार्थों में वसा होती है ये अपने को बताना है। तो जितने भी दालें हैं सभी के अंदर वसा की मात्रा कुछ न कुछ मात्रा में होती है। ठीक है, अब आइए सावधानी बरतनी है कि जो रसायन है, मानी ये रसायन हानिकारक है। क्या बोल रहा है कि इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कि पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थ को लें और यदि खाद्य पदार्थ ठोस हैं तो खरल या मूसल का उपयोग करके उनका पेस्ट बनाएं। खरल का मतलब होता है खरल होते हैं ना, मतलब कूटने वाले खड़ जैसे हम बोलते हैं ओखली, उसका लें। खरल का मतलब होता है ओखली लें और उसमें कूट लें। पेस्ट या चूना बना लें, पेस्ट या चूर्ण क्या कर लें, बना लें। खाद्य ये रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इसमें किसी भी रसायन को तब तक न छुएं जब तक कि करने के लिए आपसे कहा न जाए। ठीक है, आप अगर आपके शरीर पर कोई रासायनिक गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। ठीक है ना, उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में नहीं डालें और न ही इनको सूंघने का चेष्टा करें, माने सूंघने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, लैब के अंदर जो भी रसायन है उनसे हमें दूरी बनाए रखनी है। खाद्य पदार्थों का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ प्रखनली में डालें। जो भी आप जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं उसे आप अलग से एक प्रखनली में डाल लें। प्रत्येक प्रखनली में 2-3 चम्मच पानी डाल लें, अच्छी तरह से हिलाएं। ड्रॉपर का प्रयोग करके प्रखनली में कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसे हम कहेंगे CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये उसके अंदर डाल ले। ये नीले कलर का होता है ना, ये देखो नीला नीला डल रहा है ना, तो नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, प्रखनली में कास्टिक सोडा विलयन करें, कास्टिक सोडा भी डालें। विलयन की 10 बूंदे डालें। कास्टिक सोडा विलयन की कितनी बूंदे डालें, 10। प्रखनली को अच्छी तरीके से हिलाएं। उसके बाद में उसे कुछ मिनट तक उसको रहने दें। कुछ मिनट तक क्या करने दें, उसे रहने दें। कुछ मिनट तक क्या करने दें, उसे रहने दें, है ना। और क्लास शायद लंबी हो गई है, कितना मिनट हो गया मैं चेक करता हूँ। लगभग क्लास 1 घंटे 2 मिनट की अभी हो चुकी है। चलते हैं आगे, पढ़ेंगे तो पूरा इसे, और काफ़ी चैप्टर होने वाले हैं। आपने क्या देखा, कुछ समय प्रखनली के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति दर्शाता है, प्रोटीन की। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में लिखिए। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों ही उपस्थित होते हैं। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों ही उपस्थिति देखी जाती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उनमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता। इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। स्टार, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। आइए यहाँ पे अपने पास लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे खाद्य पदार्थों का नाम लिया गया है, उनके अंदर क्या क्या है, किस प्रकार से उनका परीक्षण करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। आलू का हमने आयोडीन डाल के परीक्षण किया था।
खीरा, खीरे का भी आयोडीन डाल के हम इसका क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। उबले हुए चना के अंदर क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, ठीक है। और उबले हुए चावल के अंदर तो भाई क्या होते हैं, नॉर्मल मड होता है, उसके अंदर तो मड होता है। उबले हुए चने में भी मड तो मिलेगा ही, ठीक है। मूंगफली के अंदर वसा और प्रोटीन दोनों मिलेगी। रोटी या इसके अंदर भी क्या मिलेगी हमें, मड मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को, मड मिलेगा। नारियल के तेल में, है ना, मक्खन, मक्खन के अंदर हमें वसा मिलेगी, ठीक है। नारियल के तेल में वसा मिलेगी, पानी मिलेगा, ठीक है। और अन्य पदार्थ आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए चलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार लेना अपनी प्रायिकता होनी चाहिए। अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं तो अच्छे से हम क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य को बनाए रख पाएंगे। मानी रोज की जो आवश्यकता अनुसार जितने भी खाद्य पदार्थ वो हम लें, वो हम खाएं, तो वही संतुलित आहार है। संतुलित आहार है क्या, क्या सभी व्यक्तियों की पोषक संबंधित आवश्यकताएं समान होती है? क्या आपको आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग परिवर्तन, शारीरिक गतिविधियां, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। माने हर प्रकार का आदमी एक ही प्रकार का खाद्य पदार्थ नहीं खाता। उसके कार्यशैली क्या है, उसके आधार पे, उसका एज क्या है, उम्र क्या है, उसके आधार पे वो खाद्य पदार्थ लेते हैं। आपने क्रियाकलाप 1.3 में एक सप्ताह में आपके द्वारा भोजन किए गए खाद्य पदार्थ की एक तालिका बनानी है, ठीक है। और वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य पोषक तत्व और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्व अथवा अन्य घटकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित, ये है अपना ये जो पूरा है, ये डेफिनेशन है संतुलित आहार की। इसकी डेफिनेशन है, संतुलित आहार की डेफिनेशन है, मतलब ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश, जल सहित मात्रा हो, संतुलित आहार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए, या आप क्या परिवर्तन करेंगे। क्रियाकलाप है कि नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट में जो पोषण संबंधित जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। उसे क्या करें, आप पढ़ें। आइए, तो यहाँ पे अगर देखो कि जो चिप्स है, ठीक है, प्रत्येक जो चिप्स के पैकेट हो गए, चने हो गए, उन पे लिखा होता है क्या क्या, ऊर्जा कितनी मिलेगी, 536 किलो कैलोरी मिलेगी, वसा मिलेगी 3.50 ग्राम मिलेगी, है ना। 100 ग्राम के प्रति 100 ग्राम के बारे में बोल रहे। कार्बोहाइड्रेट भी खूब मिलेगा, 53 ग्राम मिलेगा। प्रोटीन भी आपको मिलेगा कितना, 7 ग्राम मिलेगा। और आहार्य रेशे भी आपको मिलेंगे 4.8 ग्राम। अब इसमें भुने हुए चने में देखो कैलोरी उससे थोड़ी कम मिलती है, ठीक है, लेकिन वसा इससे थोड़ी ज़्यादा मिलती है। वसा भी इसमें कम ही मिलती है चने में, ठीक है। तेल में ज़्यादा में उसमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसको तेल के अंदर तला जाता है ना इसको। अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट देखो, इसमें 53 है, इसमें 58 है। प्रोटीन इसमें कम मिलती है, इसमें ज़्यादा मिलती है, 18 ग्राम मिलती है। 100 ग्राम में 18 ग्राम आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी। और आहार्य जो रेशे हैं वो भी इस चने के अंदर ज़्यादा मिलते हैं कंपेरिजन टू दिस। आगे चलते हैं, देखो पैकेट आगे अपने पास है। पैकेट खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारी जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी प्रबलीकरण जिसे हम बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता की बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसे हम बोलते हैं फसाई,
फसाए बोलते हैं। ठीक है, भारतीय खाद्य माने फूड, ठीक है, सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, जिसे फसाए बोलते हैं। क्या है? फसाए। ये चिन्ह उन पे जरूर देख ले कि उन्होंने ये प्रमाणित किया है या नहीं किया है। खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। आगे आ गया है मिलेट। मिलेट का मतलब है मोटा अनाज, पोषक पोषक अनाज, मोटा अनाज जिसे हम बोलते हैं पोषक अनाज। आइए देखो अपने पास है, माने संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी, रागी, सावा, सावा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं, भारत की देशज फसलें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कंदन कंदन मिलेट भी कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें क्या कहा जाता है? मिलेट भी कहा जाता है। अगर हम ये खाएं, कौन कौन सी चीज़ें खाएं? कौन कौन सी चीज़ें खाएं? ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें खाएं? यदि हम खाएं ज्वार, बाजरा, बाजरा तो खाते हैं, अभी सर्दियों में हमारे बाजरा ही चल रहा है। रागी नहीं खाते भाई हम, तावा भी ये नहीं खाते हैं। ठीक है, अनाजों के बारे में ये अभी नहीं चल रहा है अपने। पौष्टिक आहार अनाजों को क्या कहा जाता है? कंदन, या फिर जिसे हम कहते हैं कंदनन, कंदन नहीं, कंदन, कदनन, कदनन माने मिलेट भी कहा जाता है। आप क्या आपने कभी कदनन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? नहीं भाई, ये तो खाए हैं, बाजरा की रोटी तो खूब खाई है हमने, लेकिन ये चीज़ें नहीं खाई हैं अभी तक। चले खाएंगे इनको भी। आगे आगे कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सर्दियों में भारतीय आहार का अभिन्न अंग होते हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। इनके अंदर क्या होता है? विटामिन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे आगे आप फूड माइल जिसे हम कहेंगे, खेत से हमारी थाली तक, खेत से हमारी थाली तक। तो खेत से हमारी थाली तक फूड मील कैसे पहुंचता है? खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया में क्या चरण है? इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनाने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र में अवलोकन करें। ठीक है, तो सबसे पहले किसान क्या करेगा? खेत के अंदर अनाज बोएगा। जैसे गेहूं है तो खेत में अनाज बोएगा। अनाज बोने के बाद उसमें पानी देगा, फिर फसल पकेगी, उसे काटेगा। काटने के बाद उसकी थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग का मतलब हो जाएगा उसकी साफ सफाई करके अनाज अलग करेंगे। फिर लंबे समय तक, साल भर चल जाए, 2 साल चल जाए, भंडारण करेंगे। फिर उसके बाद में इसको पीसा जाता है, चक्कियों के अंदर पीसा जाता है। पीसने के बाद इनको पैक किया जाता है, दुकानों पर पहुंचाया जाता है। फिर दुकान वाले से हम खरीद लाते हैं और फिर उस अनाज को क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं, है ना, रोटियां बना के खा लेते हैं। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर क्या है? प्रोसेस है। आगे चलिए। ठीक है, ये पूरा यहीं दिया है। माने गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी खाद्य मील या खाद्य माइल कहलाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायियों को सहायता मिलती है और यह भोजन हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वस्थ रखता है। अधिक ताज़ा और क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम लगता है। श्रम मानी मेहनत लगती है, मजदूरी लगती है। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें।
इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा माने टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। आगे आ गया, स्वस्थ खाएं, स्वस्थ बांट कर खाएं, खाने का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। जो अपने आसपास के लोग हैं, उत्पादक हैं, उनका हमें समर्थन करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ प्रमुख शब्द कार्बोहाइड्रेट है, वसा जो खाने के अंदर मिलने वाला जो मेन पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। पाक पद्धतियाँ मानी खाना पकाने की जो पद्धतियाँ हैं। अभावजन्य रोग, ऐसे रोग जो किसी पदार्थ की कमी के कारण हो जाते हैं। वसा जो तेल में पाई जाती है। आहार के घटक हैं, काफ़ी सारे हैं। खाद्य मील मानी एक पर्टिकुलर स्थान से अपनी थाली तक जो खाद्य पहुंचता है उसे खाद्य मील। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, टाटा नमक खाना चाहिए अपने को, है ना। अपना देश का नमक है टाटा नमक। पतंजलि का मत खाना, ठीक है ना। पतंजलि उस पर लिखा होता है हिमालय का निकला हुआ करोड़ों साल पुराना, और उसकी लाइफ टाइम कम होती है, तो पतंजलि का नहीं खाना चाहिए, बेकार नमक है। ठीक है, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं तो मतलब कुछ तो कमी होगी। खनिज तत्व अपने पृथ्वी से मिलते हैं, पानी से मिलते हैं, तत्वों से मिलते हैं। पोषक तत्व अपने खाने से मिलते हैं। प्रोटीन कहाँ से मिलती है? दालों से मिलती है। रिकेट्स एक बीमारी है जो रिकेट्स मानी होता है विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। आहारी रेशे हमें लेने चाहिए। स्कर्वी रोग अगर विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। काफ़ी सारे विटामिन है A B C D, ठीक है, और E। आगे आ गया विश्लेषण, तुलना करना, परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान करना और सर्वेक्षण करना। ये सब एक जैसे ही वर्ड हैं। आगे चलते हैं। आगे इस पूरे चैप्टर का सारांश आया है इसके अंदर। फिर सारांश का आइए अधिक सीखें। ठीक है, तो ये कुछ सीखने के इसके अंदर थे, इनको हमें पढ़ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए सीधा इसे। और भी सीखे भी हैं अपने पास, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है, जल्दी हम आपके पास लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर है, जल्दी हम इसके लेकर आने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विशाल विदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।